बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने जो इसका फर्स्ट चैप्टर है GI डिजीज़ हमने स्टार्ट किया है। GI डिजीज़ में अब तक हमने 6 डिजीज़ जो है वो कंप्लीट कर लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 7 नंबर डिज़ीज़ गैस्ट्राइटिस पे है। आज हम अपना जो 7 नंबर डिज़ीज़ है गैस्ट्राइटिस वो स्टार्ट करेंगे। इसको इंशाल्लाह हम 2 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल एबल टू, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि गैस्ट्राइटिस को आप डिफ़ाइन कर पाएंगे, गैस्ट्राइटिस के टाइप्स आप जान पाएंगे, गैस्ट्राइटिस किस वजह से होती है वो आप लोगों को मालूम होगी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों को मालूम होगी, इसकी साइंस सिम्टम्स का आप लोगों को पता चल जाएगा, इसकी डायग्नोसिस और इसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या होती है वो आप लोग जान पाएंगे। और फिर जो नर्सिंग प्रोसेस है उसको आप एक गैस्ट्राइटिस के पेशेंट के लिए किस तरह नर्सिंग प्रोसेस को अप्लाई करना है वो आप लोगों को मालूम हो जाएगी। तो पहला हमारा है गैस्ट्राइटिस की डिफिनीशन के गैस्ट्राइटिस क्या है। गैस्ट्रो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि गैस्ट्रो लफ्ज़ हम स्टमक के लिए यूज़ करते हैं और गैस्ट्राइटिस का मतलब ये है कि जब हमारे स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन की बात आई तो इन्फ्लेमेशन के 5 कार्डिनल साइंस होते हैं। वो 5 कार्डिनल साइंस यानी स्वेलिंग होना, पेन होना, टेम्परेचर उस एरिया में यानी कि वो हॉट होना, उसका रेड होना, और फंक्शन लेजिया मींस के फंक्शन का लॉस होना। ये जब 5 साइंस एक एरिया में पाई जाती है तो हम कहते हैं कि इस एरिया में इन्फ्लेमेशन हुई है। तो जब ये 5 कार्डिनल साइंस जो है इन्फ्लेमेशन की हमारे स्टमक में पाए जाते हैं तब हमें मालूम होता है कि स्टमक में इन्फ्लेमेशन हुई है और उसके लिए हम मेडिकल टर्म जो है वो गैस्ट्राइटिस इस्तेमाल करते हैं। Gastritis is an inflammation, irritation or erosion of the stomach mucosa। जब स्टमक की म्यूकोज़ा है, म्यूकोज़ा लाइनिंग जो है उसमें कोई इरोजन आ जाए, इरोजन मीन्स कि उसमें कोई सुराख आ जाए, उसमें कोई बेचैनी पैदा हो, उसमें इन्फ्लेमेशन हो, उसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक अल्सर होता है और दूसरा इरोजन होता है। अल्सर हम तब उसको कहते हैं जब सुराख बन जाती है, और इरोजन जो है ये एक ऐसी टर्म है कि इरोजन जब ज़्यादा होती है, इरोजन जब थर्ड कंडीशन को पहुंच जाती है तो सुराख बन जाती है। तो ये जो हमारे साथ गैस्ट्राइटिस है इसमें फर्स्टली स्टार्ट में तो अल्सर नहीं होता, लेकिन ये ग्रेजुअली जो है अल्सर इसकी वजह से बन सकती है। तो इसमें इरोजन होता है, मींस कि जो म्यूकोज़ा लेयर होती है वो थोड़ा सा जो है इरोड हो जाता है, थोड़ा सा उसमें जो है ज़ख़म बन जाती है, और जब वो बढ़ती जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है वो हम पे अल्सर बन जाती है। Gastritis is a condition that inflames stomach lining, the mucosa, causing belly pain, indigestion, bloating and nausea। क्या होता है? गैस्ट्राइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से स्टमक की जो म्यूकोज़ा जो लाइनिंग होती है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो बेली है, बेली क्या, पेट को बेली कहते हैं, बेली में क्या होता है, पेन होता है, इनडाइजेशन यानी बदहज़मी होती है जिसे हम मेडिकल टर्म डिस्पेप्सिया कहते हैं। तो डिस्पेप्सिया होती है यानी बदहज़मी होती है, ब्लॉटिंग एंड नाज़िया, दिल ख़राब होता है, और क्या होता है जो बेली है ये फूल जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है। गैस्ट्राइटिस कैन कम ऑन सडनली, एक्यूट और ग्रेजुअली क्रॉनिक। गैस्ट्राइटिस तो है जो है वो 2 किस्म की हो सकती है, या तो सडनली वो आ सकती है कि पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक जो है सडनली एक कंडीशन आ गई, पेन हो रहा है और इन्फ्लेमेशन हुई है स्टमक में, तो हम कहेंगे कि ये एक्यूट जो है गैस्ट्राइटिस है। और अगर ग्रेजुअली है मींस के ज़्यादा वक्त हो गया है इसका, तो उस टाइम हम उसे क्रॉनिक कहते हैं।
Gastritis is a general term for a group of condition with one thing in common, inflammation of the lining of the stomach. Gastritis क्या होता है? Gastritis एक जनरल टर्म है जो कि ग्रुप ऑफ कंडीशन के लिए यूज़ होती है, लेकिन उसमें एक थिंग जो है वो कॉमन होती है कि इन्फ्लेमेशन ज़रूर होती है। इन्फ्लेमेशन के साथ कहीं इरोजन होता है, कहीं इरिटेशन होता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन जो है वो गैस्ट्राइटिस में मस्ट होती है। In some cases, gastritis can lead to ulcer and an increased risk of stomach cancer. बास टाइम क्या होता है? बास टाइम गैस्ट्राइटिस जो है, ये स्टमक की इन्फ्लेमेशन जो है, ये अल्सर्स को पहुंच जाती है, यानी सुराख बन जाती है स्टमक में। और बास टाइम जो है वो इस गैस्ट्राइटिस की वजह से कैंसर के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। जब गैस्ट्राइटिस होती है तो ये बंदा जो है ये रिस्क पे होता है कि इसको स्टमक कैंसर जो है वो हो सकती है। नीचे टर्म दी गई है पेन गैस्ट्राइटिस एंड एंट्रल गैस्ट्राइटिस। पेन गैस्ट्राइटिस जब पूरे स्टमक में, होल स्टमक में जब इन्फ्लेमेशन हो तो इसको हम पेन गैस्ट्राइटिस कहते हैं। पेन मीन्स के होल। और एंट्रल गैस्ट्राइटिस किसको कहते हैं? जब स्टमक के एक पार्ट में गैस्ट्राइटिस हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एंट्रल गैस्ट्राइटिस। एंट्रल इसलिए कि ज़्यादातर ये एंट्रम में होती है, जो लास्ट पार्ट होता है पाइलोरिक एंट्रम स्टमक का, उसमें ये होता है कि उसमें HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इस जगह में इन्फ्लेमेशन होती है, ज़्यादातर इस जगह में होती है, तो इसको एंट्रल गैस्ट्राइटिस जो है वो कहा गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर शो है इसकी, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अल्सर बना है। ये एक हमारे साथ हेल्थी स्टमक है और ये गैस्ट्राइटिस वाला स्टमक है। इसमें सारा रेडनेस हो गया है और साथ में एक कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेशन इसमें आ गई है, अल्सर बन गई है। तो ये जो है एक गैस्ट्राइटिस वाले स्टमक की पिक्चर आप लोगों को दिखाई गई है। व्हाट इज़ गैस्ट्राइटिस? गैस्ट्राइटिस क्या है? तो आप लोगों को बता रहा है कि गैस्ट्राइटिस जो है वो तो क्या है, तो हमने पढ़ लिया कि ये स्टमक की इन्फ्लेमेशन है। ये किस वजह से होती है? ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होती है, जो कि एक बैक्टीरिया है, तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, इसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होती है। एक्सेसिव ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक है या स्मोकिंग है तो इसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो जाती है। इसकी वजह से क्यों गैस्ट्राइटिस होती है? क्योंकि हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्मोकिंग की वजह से जो है रिड्यूस हो जाती है, और ड्रिंकिंग अल्कोहल की वजह से एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो है गैस्ट्राइटिस जो है वो हो जाती है। प्रोलॉन्ग्ड एनसेड यूज़, जब ज़्यादा वक्त के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज़ करते हैं तो इस वजह से भी गैस्ट्राइटिस जो है वो हो जाती है। एनसेड की यूज़ की वजह से क्यों होती है? क्योंकि एनसेड्स जो होते हैं, जो जितने भी एनसेड्स होते हैं, जब उन्हें हम यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जाके, हमें पता है कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो स्टमक है, इसकी जो म्यूकोजल लाइनिंग है, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स मौजूद होती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम ये होता है कि ये म्यूकस की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, जो कि फिर जो एसिडिटी से अपने स्टमक के लाइनिंग की हिफाजत करता है, जो यहाँ पे म्यूकस होता है। तो अब जब हमने एनसेड लिया तो एनसेड क्या करते हैं, जाके साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम्स है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम, उनकी वजह से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, तो ये जाके उनको इनहिबिट करता है। जब उनको इनहिबिट करता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनते, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते तो म्यूकस की सिक्रीशन डिक्रीज़ हो जाती है, और जब म्यूकस की सिक्रीशन डिक्रीज़ हो जाती है तो स्टमक की जो लाइनिंग है उस पर एसिडिटी की अटैक हो जाती है, और फिर गैस्ट्राइटिस जो है वो हो जाती है। तो इसीलिए लिखा है कि एनसेड के प्रोलॉन्ग यूज़ करने की वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को गैस्ट्राइटिस जो इन्फ्लेमेशन है स्टमक में, ये आप लोगों को माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है। टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस, अब गैस्ट्राइटिस की टाइप्स कौन कौन सी है?
Gastritis can broadly be divided into acute gastritis and chronic gastritis. Broadly अगर हम देखें तो gastritis 2 में डिवाइड हुआ है। एक को हम acute gastritis कहते हैं, दूसरे को chronic gastritis कहते हैं। acute हमने पढ़ा वो होता है कि सडनली जब gastritis हो जाती है तो उसको हम acute gastritis कहते हैं, और जब ग्रेजुअली आराम से हो जाती है, सिम्टम्स जो है वो इतने सीवियर नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक गेस्ट्राइटिस। लिखा है acute gastritis is a sudden inflammation of the lining of stomach. acute gastritis can be divided into, अब ये acute gastritis जो है ये आगे डिवाइड हुआ है 3 में। acute superficial gastritis, erosive gastritis, acute gastric ulceration। एक्यूटली जब सडनली स्टमक की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या तो सुपरफिशियली वो गेस्ट्राइटिस होती है, सुपरफिशियली लाइनिंग में गेस्ट्राइटिस आ जाती है, और फिर कुछ ड्रग्स यूज़ करने से या ख़ुद ब खुद जो है किसी स्पाइसी फूड वगैरह उनकी इंटेक को अवॉइड करने से ये फिर ठीक हो जाती है। एरोसिव गेस्ट्राइटिस है कि उसमें एरोजन हो जाती है, ज़ख़म बन जाती है। और एक्यूट गेस्ट्राइटिस अल्सरेशन है, एक सडनली बहुत ही सीवियर काइंड ऑफ अगर गेस्ट्राइटिस आ जाता है तो उसकी वजह से जो है एकदम जो है वो अल्सर बन जाता है, तो उसको हम फिर कहते हैं एक्यूट गैस्ट्रिक अल्सरेशन। क्रोनिक गेस्ट्राइटिस का क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक दैट अकर ग्रेजुअली एंड परसिस्ट फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम। ये एक ऐसी इन्फ्लेमेशन होती है स्टमक के लाइनिंग की जो कि ग्रेजुअली आती है, जो कि इतनी तेज़ी से नहीं आती, सडनली नहीं आती, ग्रेजुअली आती है, ग्रेजुअली ये हो जाता है, और इसकी जो टाइमिंग है वो ये मतलब बहुत ज़्यादा वक्त के लिए, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करता है, ख़त्म फिर नहीं होता। क्रोनिक गेस्ट्राइटिस कैन बी डिवाइड इनटू, जिस तरह एक्यूट गेस्ट्राइटिस के आगे टाइप्स थे, इसी तरह क्रोनिक गेस्ट्राइटिस के भी आगे टाइप है। इसके 2 टाइप है, एक टाइप ए क्रोनिक गेस्ट्राइटिस है और दूसरा टाइप बी क्रोनिक गेस्ट्राइटिस है। टाइप ए जो है वो ऑटो इम्यून गेस्ट्राइटिस बी हम इसे कहते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखनी है कि टाइप ए को हम ऑटो इम्यून गेस्ट्राइटिस बी कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि इसमें जो इम्यून सिस्टम्स के हमारे अपने सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम्स के जो सेल्स होते हैं वो हमारे स्टमक के लाइनिंग में जो सेल्स होते हैं उन पे अटैक कर देते हैं, और उस अटैक की वजह से जो है स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून गेस्ट्राइटिस। और टाइप बी क्रोनिक गेस्ट्राइटिस में क्या होता है? क्रोनिक एंट्रल गेस्ट्राइटिस। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि ये जो एंट्रम है, पाइलोरिक एंट्रम जो है, ये इसमें कंसंट्रेटेड होती है। HCl जो है इसकी पोजीशन ऐसी है कि इसमें HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उस कंसंट्रेशन की वजह से दिन ब दिन जो है ये इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन बनता जाता है, और फिर वो ग्रेजुअली जो है अपीयर हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? टाइप बी क्रोनिक गेस्ट्राइटिस कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इनकी पिक्चर शो है। टाइप ए देखिए, टाइप ए या ऑटो इम्यून गेस्ट्राइटिस है, टाइप बी या गेस्ट्राइटिस कास्ट बाय एच पाइलोरी है। आप लोग देख सकते हैं कि टाइप ए में क्या है। टाइप ए जो हमारे साथ ऑटो इम्यून गेस्ट्राइटिस है उसकी काजेस क्या है? इम्यून सिस्टम अटैक द स्टमक लाइनिंग। इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमारे स्टमक के लाइनिंग पे अटैक कर देता है। इसकी सिम्टम्स क्या होती है? एब्डोमिनल एक होता है, एब्डोमेन में दर्द होता है, और इंडाइजेशन बदहज़मी हो जाती है। दूसरा टाइप बी है, या ये एच पाइलोरी की वजह से होती है, या स्टमक में एसिडिटी की ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से हो सकती है। तो इसकी यहाँ पे अगर एच पाइलोरी की वजह से है तो इसकी काज क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और इसकी सिम्टम्स क्या होती है? स्टमक एक होती है, इनडाइजेशन होती है यानी बदहज़मी हो जाती है, डायरिया हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है। और टाइप सी जो है वो एक रिएक्टिव गेस्ट्राइटिस है। रिएक्टिव गेस्ट्राइटिस मींस के अगर लॉन्ग टर्म के लिए जो है कुछ ऐसी सब्सटेंसेस जिनकी वजह से इरिटेशन ज़्यादा होती है स्टमक के लाइनिंग को, कुछ ज़्यादा वक्त के लिए अगर स्टमक की लाइनिंग उसको एक्सपोज है तो इससे जो है रिएक्टिव गेस्ट्राइटिस हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने HCl की एग्ज़ाम्पल उठाई थी कि बार बार पाइलोरिक एंट्रम जो है वहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इस वजह से क्या होता है, एक दिन जाके वहाँ पे गैस्ट्राइटिस हो जाती है। और इसकी काजेज़ क्या होती है, अनहेल्थी लाइफ स्टाइल एंड डाइट, स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड खाना, और ये जितने भी चर्बी वाले जो फैटी फूड है ये खाना। तो ये एक लाइफ स्टाइल, अनहेल्थी लाइफ स्टाइल और डाइट की वजह से जो है रिएक्टिव गैस्ट्राइटिस हो जाती है। इसके सिम्टम क्या है, ब्लडी स्टूल, स्टूल में ब्लड आ सकती है, डायरिया हो सकता है, बदहज़मी हो सकती है, और हार्ट बर्न जो है वो हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप लोगों को अल्सर जो है वो शो की गई है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, और एक्यूट गैस्ट्राइटिस में वो टाइप जिसमें जो है एक्यूट गैस्ट्रिक अल्सरेशन हुई है। इटियोलॉजी ऑफ गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस की इटियोलॉजी क्या है, लिखा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन एच पाइलोरी, a bacteria that lives in the mucus lining of the stomach. Without treatment, the infection can lead to ulcer and in some people stomach cancer. ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है एच पाइलोरी का, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो एक बैक्टीरिया है जो कि असल में एक नॉर्मल फ्लोरा है, जब ये ल्यूमन में है तो ये नॉर्मल फ्लोरा तब होता है जब ये ल्यूमन में है। जब ये लाइनिंग को पहुंच जाती है तो क्या करती है, जब लाइनिंग को पहुंच जाती है तो ये वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन और इन्फेक्शन ये सब सी चीज़ें जो है काज कर देती है। तो जब इसकी ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन जो है ये अल्सर को पहुंच सकती है, यहाँ पे ज़ख़म बन सकती है, यहाँ पे सुराख बन सकती है, और बास टाइम जो है सम पीपल में इसकी वजह से स्टमक कैंसर भी हो जाती है। ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है, इम्यून सिस्टम की वजह से कि इम्यून सिस्टम के सेल्स जो है वो ही ख़ुद ही आके हमारे स्टमक के सेल्स पे एक्ट कर देते हैं, तो इसकी वजह से जो गैस्ट्राइटिस होती है इसे हम ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस कहते हैं। बाइल रिफ्लेक्स, बाइल रिफ्लेक्स मीन्स के ए बैक फ्लो ऑफ बाइल into the stomach from the bile tract that connect the liver and gallbladder। क्या होता है स्टूडेंट्स, बाइल ट्रैक किसे कहते हैं, हमारा जो लीवर है उसके टू लूब है, एक राइट और एक लेफ़्ट, वहाँ से जो है टू डक्ट्स निकली होती है, एक को हम राइट हेपेटिक डक्ट कहते हैं और दूसरे को हम लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट कहते हैं। जब वो मिल जाती है एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉमन हेपेटिक डक्ट कहते हैं। वो थोड़ा सा नीचे आता है और हमारे गाल ब्लैडर से एक डक्ट निकली होती है जिसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, उसके साथ अटैच हो जाती है। ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट था वो उसके साथ अटैच हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट जो है नीचे आके जो पेंक्रियास की जो पेंक्रियाटिक डक्ट है उसके साथ भी मिक्स हो जाती है, और स्फिंक्टर ऑफ ओडी और एम्पुला ऑफ वेक्टर के ज़रिए ये ड्यूडिनम में जो है वहाँ ड्यूडिनम के साथ अटैच है, वहाँ पे ये खुल जाती है। जब ये खुल जाती है तो लीवर्स में जो बाइल बना था वो यहाँ पे डाइजेशन के लिए ड्यूडिनम में चली आती है। यहाँ से बास टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ड्यूडिनम और स्टमक के दरमियान, जो लास्ट स्फिंक्टर है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, उस स्फिंक्टर में कोई मसला होता है, उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल बंदा बहुत स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग की वजह से उस स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन होती है, या किसी भी और वजह से वो स्फिंक्टर जो है कंट्रैक्ट होने की बजाय गलत टाइम में रिलैक्स हो जाता है, तो इस वजह से ये जो बाइल है ये बैक फ्लो करके स्टमक में चली आती है। जब ये बैक फ्लो करके स्टमक में चली आती है तो इसकी वजह से स्टमक के लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जिसे हम कहते हैं कि ये बाइल रिफ्लेक्स की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है। रेगुलर यूज़ ऑफ पेन रिलीवर्स एनसेड, हमने ये पहले पढ़ा कि एनसेड्स जो है वो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन जब नहीं बनते हैं तो म्यूकस की सिक्रीशन में डिक्रीज़ आ जाती है, और जब म्यूकस की सिक्रीशन में डिक्रीज़ आ जाती है तो HCl जो है वो स्टमक की लाइनिंग पे अटैक कर देता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके बाद बाइल रिफ्लेक्स डिजीज़, यही जो हमने अभी पढ़ा बाइल रिफ्लेक्स डिजीज़ के बारे में कि बाइल जो है वो ड्यूडिनम में आके ड्यूडिनम से होके वो स्टमक में चली जाती है।
स्ट्रेस की वजह से भी गैस्ट्राइटिस जो है वो हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जब बंदा लेता है तो HCl की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, और जब HCl की सिक्रीशन ज़्यादा होती है तो वो स्टमक के जो वाल्स है उन पे अटैक कर देता है। अल्कोहल एडिक्शन, जो लोग शराब के आदी होते हैं, अल्कोहल इंटेकर होते हैं, उनमें एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है गैस्ट्राइटिस हो जाती है। कोकेन का भी यही है, इसकी वजह से भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है HCl की सिक्रीशन वो ज़्यादा हो जाती है। रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी की वजह से क्या होता है, ये जो स्फिंक्टर्स है इनका मसला हो जाता है, और इन स्फिंक्टर के मसलों की वजह से फिर जो है गैस्ट्राइटिस हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लोअर एजोफिजियल जो स्फिंक्टर है या पाइलोरिक स्फिंक्टर है, इनमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई और ये गलत टाइम पे रिलैक्स हो रहे हैं, तो फिर बाइल का जो अंदर जाना है वो भी हो सकता है, और फिर स्टमक के कंटेंट का एजोफेगस तक जाना ये भी मुमकिन है। तो इस वजह से रेडिएशन और कीमोथेरेपी की वजह से भी गैस्ट्राइटिस जो है वो हो सकती है। एक इसका ये है, दूसरा ये भी है कि रेडिएशन थेरेपी जो है और कीमोथेरेपी जो है, इसकी वजह से स्टमक की जो लाइनिंग है वो वीक भी हो जाती है, और इस वीकनेस की वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। गैस्ट्राइटिस जो है 60% गैस्ट्राइटिस के काजेज ये 4 चीज़ें हैं: अनहेल्थी डाइट, अल्कोहल एब्यूज़, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और मेडिसिन, फॉर एग्जांपल एनसेड्स। तो ये 60% जो है गैस्ट्राइटिस की काजेज ये 4 चीज़ें हैं। सिम्टम्स क्या है? 60% पीपल्स में हैवीनेस है, भारी भारी लगता है स्टमक, वॉमिटिंग है, उल्टियाँ आती है, पेन होती है और हार्ट बर्न होती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है? द गैस्ट्रिक म्यूकोजा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाई एसिडिटी इन द स्टमक बाय म्यूकस सिक्रीशन। जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो क्या होती है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की वजह से जो एसिडिटी की हाई सिक्रीशन होती है स्टमक में, तो क्या होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को म्यूकस की जो सिक्रीशन है वो इस एसिडिटी से बचाता है। जब भी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है इसकी लाइनिंग से म्यूकस की सिक्रीशन हो जाती है, तो ये म्यूकस की सिक्रीशन अल्कलाइन होती है, और यहाँ पे स्टमक में एसिडिटी होती है। ये जब आके इस लाइनिंग से टकराती है, इस म्यूकस से टकराती है, तो फिर ये न्यूट्रलाइजेशन इसकी कर देती है और स्टमक के लाइनिंग की हिफाजत कर देती है। म्यूकोजल डैमेज ऑकर, तो फिर क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि म्यूकस सिक्रीशन जो है वो स्टमक के लाइनिंग की हिफाजत करता है। अब अगर म्यूकोजल डैमेज हो गया किस वजह से, या एसिडिटी की हाइपर सिक्रीशन हो गई, या म्यूकस प्रोडक्शन में रिडक्शन आ गई, कमी आ गई, या इन्फ्लेमेशन, जनरली कोई इन्फ्लेमेशन हो गई, तो इनकी वजह से जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, वो डैमेज हो जाती है। The mucosal lining of the stomach normally protect it from the action of gastric acid। फिर से बताया है कि जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है स्टमक की, उन्हें गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन से क्या प्रोटेक्ट करता है, जो म्यूकस सिक्रीट होती है म्यूकोजल लाइनिंग से वो उसको गैस्ट्रिक एसिड से बचाता है। दिस म्यूकोजल बैरियर इज कंपोज्ड ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो म्यूकोजल बैरियर है ये किस पर मुश्तमिल है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स पर मुश्तमिल है। बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं इस म्यूकोजल जो लाइनिंग है, म्यूकोजल जो बैरियर बना है, इसमें मौजूद होती है। ड्यू टू एनी काज दिस बैरियर इज़ पेनिट्रेटेड। किसी भी वजह से ये बैरियर जो है ये पेनिट्रेट हो सकती है, इससे जो है पेनिट्रेशन हो सकती है, इससे गैस्ट्रिक एसिड जो है वो पास हो सकती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम इनटू कांटेक्ट विद द म्यूकोजा, और जब पेनिट्रेट हो जाती है तो ये जाके जो म्यूकोजा लेयर है उनके साथ इसकी HCl की कांटेक्ट हो जाती है। जब कांटेक्ट हो जाती है तो इंजरी टू स्मॉल वेजल्स, वहाँ पे जो स्मॉल वेजल्स थे जिनकी वजह से ब्लड सप्लाई हो रही थी स्टमक के लाइनिंग को, वो डैमेज हो जाती है, और जब वो डैमेज हो जाती है तो एडिमा होता है, हीमोरेज होता है और पॉसिबल अल्सर फॉर्मेशन होता है। एडिमा मीन्स के फ्लूइड का जमा होना, हीमोरेज मीन्स के इंटरनल ब्लीडिंग होना, और अल्सर फॉर्मेशन के सुराख बन जाना। तो ये वजूहात है जिनकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स,
एब्डोमिनल पेन एंड बर्निंग, हमारे साथ गैस्ट्राइटिस की साइन सिम्टम्स क्या है? एब्डोमिनल पेन होगी, एब्डोमिनल बर्निंग होगी, ऑफन इन द अपर सेंटर ऑफ द एब्डोमेन कॉल्ड द एपिगैस्ट्रिक एरिया। ज़्यादातर जो अपर सेंटर होता है एब्डोमेन का, जिसे हम एपिगैस्ट्रिक एरिया कहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एब्डोमिनल पेन और बर्निंग सेंसेशन होती रहती है। ब्लॉटिंग, जो बेली है वो फूल जाता है, वेट लॉस हो जाती है, डकारें आती है, बदहज़मी हो जाती है, एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगती है, नौजिया विद और विदाउट वोमिटिंग, दिल का ख़राब हो जाना, ये कॉमन है। नौजिया होती है, दिल ख़राब हो जाती है, इसके साथ साथ या तो वोमिटिंग होती है या नहीं होती है। हिक्कप्स, जो हिचकियाँ होती है, हिचकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। सीवियर गैस्ट्राइटिस कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स इंक्लूडिंग, जो सीवियर गैस्ट्राइटिस है उसकी वजह से ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने वाली अलामत जो है वो सामने आ सकती है। वो क्या है? सीवियर चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगी, फीलिंग फेंट और शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, बंदा जो है वो बेहोश हो सकता है, या उसमें सांस की कमी हो सकती है, एसओबीज को हो सकती है। सीवियर एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा जो है एब्डोमेन में पेन हो सकती है। सडन ऑनसेट ऑफ ब्लडी स्टूल, सडनली जो है स्टूल में ब्लड आ सकती है। ब्लड जो है मे बी रेड भी हो सकती है और ब्लैक या टेरी मीन्स के डार्क अपीयरेंस भी उसकी हो सकती है। अगर ब्लैक या डार्क अपीयरेंस है तो हम समझ जाएंगे कि ये अपर जीआईटी जो है वहाँ से ब्लीडिंग है, और अगर रेड है तो हम समझेंगे कि ये फ्रेश ब्लड है, यानी लोअर जीआईटी जो है वहाँ से कहीं से ब्लीडिंग हुई है। या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जब हो जाती है तो उस टाइम जो है स्टूल रेड हो जाती है। वॉमिटिंग ब्लड आर ब्लैक मटेरियल रिजेंबलिंग कॉफ़ी ग्राउंड, अगर वॉमिटिंग में या तो ब्लड आ सकती है या ब्लैक मटेरियल आ सकते हैं। जैसा कि हम कॉफ़ी को अगर ग्राउंड में कॉफ़ी डाल दे तो वो किस तरह दिखता है। जो ये गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट होते हैं उनकी वॉमिट जो है वो सेम उसी ग्राउंड में कॉफ़ी को डालना उसके जो है रिजेंबलेंस में होता है, उसकी तरह दिखाई देता है। सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस की सिम्टम्स क्या है? नोजिया एंड वॉमिटिंग है, लॉस ऑफ एपिटीट मीन्स के भूख का न लगना, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, एब्डोमेन का फूलना, बर्निंग फीलिंग और जलन सा महसूस होना, बदहज़मी होना और ब्लैक स्टूल, ये जो है गैस्ट्राइटिस की सिम्टम्स होती है। यहाँ पे भी लिखा है हैवीनेस है, स्टमक हैवी महसूस होती है, पेन होती है, हार्ट बर्न होती है, नाजिया और वॉमिटिंग हो जाती है। डायग्नोसिस ऑफ गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस की डायग्नोसिस के किस तरह गैस्ट्राइटिस को हम डायग्नोस कर सकते हैं। गैस्ट्राइटिस इज डायग्नोज ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट एंड द फॉलोइंग टेस्ट। हम क्या करेंगे? गैस्ट्राइटिस को डायग्नोस करने के लिए पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ टेस्ट है वो करेंगे, तो हमें जो है तशखीस हो सकती है गैस्ट्राइटिस की। टेस्ट हम कौन से करेंगे? हम एच पाइलोरी के लिए टेस्ट करेंगे। एच पाइलोरी को फाइंड आउट करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करेंगे कि ब्लड किस तरह है, फुल ब्लड काउंट हम करेंगे, कहीं एनीमिया तो नहीं है, कहीं जो है WBCs तो ज़्यादा नहीं है, कोई अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो स्टूल टेस्ट करेंगे। स्टूल में हम हीमोरेज फाइंड करेंगे कि ब्लीडिंग है या नहीं। अपर गेस्ट्रो इंटेस्टिनल एक्सरे, हम अपर जो है गेस्ट्रो इंटेस्टिनल एक्सरे करेंगे, उससे मालूम हो सकती है। अपर गेस्ट्रो इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी हम कर सकते हैं, उससे मालूम हो सकती है कि स्टमक की लाइनिंग जो है वो ठीक है कि नहीं, इन सब चीज़ों का पता लग सकता है। एन एंडोस्कोप, ए थिन ट्यूब कंटेनिंग ए टिनी कैमरा इज इंसर्टेड थ्रू योर माउथ एंड डाउन इनटू योर स्टमक टू लुक एट द स्टमक लाइनिंग। क्या होता है? एंडोस्कोप जो है एक थिन ट्यूब होती है जिसमें एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, जिसे माउथ के ज़रिए इंटर कर देते हैं और स्टमक तक ले जाते हैं, और स्टमक तक जब वो पहुंच जाती है तो उसके ज़रिए स्टमक के लाइनिंग जो है उनको देख लेते हैं। अपर एंडोस्कोपी देखिए यहाँ पे की गई है, एंडोस्कोपी की गई है, कैमरा जो है वो माउथ के ज़रिए, एसोफेगस के ज़रिए स्टमक में इंटर की गई है और उसके ज़रिए जो है स्टमक के लाइनिंग को देखा जा रहा है।
गेस्ट्राइटिस डायग्नोसिस टेस्ट। हम गेस्ट्राइटिस को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं? गेस्ट्राइटिस डायग्नोसिस इज़ बाय ब्लड टेस्ट हम कर सकते हैं, यूरिनलाइसिस हम कर सकते हैं, यूरिन की हम टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन आ रही, स्टूल टेस्ट हम कर सकते हैं। ब्लड के लिए हम ब्लड अल्कोहल टेस्ट कर सकते हैं कि ही जो है वो हिडन ब्लड तो नहीं है स्टूल में, या कोई फ्रेश ब्लड तो नहीं है, उसके लिए भी टेस्ट कर सकते हैं। एक्सरे कर सकते हैं स्टमक की। ईसीजी इसलिए करते हैं ताकि जो रिजेम्बलेंस होती है स्टूडेंट्स, ये जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, जो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से जो पेन होती है चेस्ट में, तो इनमें और स्टमक की वजह से जो पेन होती है चेस्ट में, इनमें रिजेम्बलेंस होती है, ये एक जैसे महसूस होते हैं। तो इस वजह से हम ईसीजी करके देखते हैं कि कहीं हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसे हम स्टमक प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो इस वजह से ईसीजी भी की जाती है। एंडोस्कोपी की जाती है, कैमरा इंसर्ट किया जाता है और उसकी ज़रिए जो है स्टमक की लाइनिंग को देखा जाता है, और स्टमक बायोप्सी की जाती है कि कहीं कोई कैंसर तो मौजूद नहीं है, उसके लिए स्टमक बायोप्सी जो है वो की जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट्राइटिस। मेडिकल ट्रीटमेंट हम गेस्ट्राइटिस की किस तरह कर सकते हैं? टेकिंग एंटासिड एंड अदर ड्रग्स सच एज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और H2 ब्लॉकर टू रिड्यूस स्टमक एसिड। हम क्या करेंगे? हम एंटासिड देंगे। एंटासिड वो तमाम ड्रग्स होती है जो कि एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, जैसा कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है, प्रोटॉन पंप या जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है। स्टूडेंट्स, ये H2 रिसेप्टर्स जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, इनका HCl की सिक्रीशन में किरदार होता है। और जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये प्रोटॉन पंप एक पंप होती है जिसके ज़रिए जो है HCl की प्रोडक्शन होती है, और जब हम इनको इनहिबिट करने वाले H2 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करने वाले और प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करने वाले ड्रग देते हैं, तो फिर उनसे क्या होता है, जो स्टमक की एसिड है वो रिड्यूस हो जाती है। तो फिर ये जो एसिडिटी की हाइपर सिक्रीशन थी वो कम हो जाती है। अवॉइड हॉट एंड स्पाइसी फूड। बहुत हॉट फूड और स्पाइसी फूड ये हम अवॉइड करेंगे। फॉर गेस्ट्राइटिस कास्ड बाय H. pylori इन्फेक्शन, योर डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब ए regimen of several antibiotics plus an acid blocking drug used for heartburn। अगर H. pylori की डिटेक्शन हो गई कि H. pylori है, तो उसके लिए डॉक्टर जो है वो एक मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा, और इसके साथ साथ जो एसिड ब्लॉकिंग ड्रग्स है जो एसिडिटी को ब्लॉक करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, ओमेप्राजोल वगैरह, तो वो देते हैं ताकि हार्ट बर्न जो है उससे पेशेंट को रिलीफ हो जाए। If the gastritis is caused by pernicious anemia, B12 vitamin shoots will be given। अगर pernicious anemia है पेशेंट को, उसकी वजह से gastritis हो गई है, मतलब ये कि जब pernicious anemia हो जाती है या कोई भी anemia हो जाती है, तो फिर उसकी वजह से स्टमक के लाइनिंग को ब्लड सही से नहीं पहुंचती, और स्टमक के लाइनिंग को जब ब्लड सही से नहीं पहुंचती तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, और उसकी कमज़ोरी की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जब पर्नीशियस एनीमिया की वजह से अगर गेस्ट्राइटिस है, तो हमने विटामिन B12 के शूट्स जो है वो देने होते हैं ताकि उसमें मज़ीद जो है पर्नीशियस एनीमिया बढ़ ना जाए। क्योंकि स्टमक में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो यहाँ पे जो इंट्रांसिक फैक्टर्स बनते हैं वो इंट्रांसिक फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे, और जब इंट्रांसिक फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे तो विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो नहीं होगी, तो फिर पर्नीशियस एनीमिया जो है वो और वर्स हो जाएगी। इस वजह से हम विटामिन B12 की शूट्स जो है वो पेशेंट को गिवन करते हैं। Eliminating irritating food from your diet such as lactose from dairy or gluten from wheat। हम क्या करेंगे? जो चीज़ें डाइट में हैं जिनकी वजह से स्टमक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उनको रिमूव करेंगे, जैसा कि डेयरी प्रोडक्ट से लेक्टोस रिमूव करेंगे। हम डेयरी प्रोडक्ट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे ताकि लेक्टोस जो है वो क्या हो, लेक्टोस जो है उससे हम फ्री हो, क्योंकि लेक्टोस की इंटॉलरेंस होती है ज़्यादातर पेशेंट्स में।
जिसकी वजह से जो है स्टमक में इरिटेशन पैदा होती है। या जो वीट होता है उसमें ग्लूटीन प्रोटीन होता है, ग्लूटीन नाम का एक प्रोटीन होता है, जिससे भी स्टमक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, तो उसको भी हम अवॉइड करेंगे। वंस द अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम डिसअपियर, एक बार जब ये जो प्रॉब्लम अंडरलाइन प्रॉब्लम होती है वो जब डिसअपियर हो जाएगी, द गैस्ट्राइटिस यूजुअली डज टू, इसके साथ साथ गैस्ट्राइटिस जो है वो भी कम हो जाएगी। गेस्ट्राइटिस सिम्टम्स काजेज ट्रीटमेंट, यहाँ पे वही बातें जो है वो दोहराई गई है। काज सिम्टम्स में पेन है, हैवीनेस है, हार्ट बर्न है, नोजिया वॉमिटिंग है, और काजेज में अनहेल्थी फूड, अनकंट्रोल यूज़ ऑफ मेडिसिन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और अल्कोहल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मौजूद है। और ट्रीटमेंट में हम एंडोस्कोपी के ज़रिए फ़ाइंड आउट कर सकते हैं। फ़ाइंड आउट करने के बाद वो ड्रग्स जिनकी वजह से जो है एसिडिटी डिक्रीज़ हो वो हम दे सकते हैं, और वो ड्रग्स जिनकी वजह से अगर एच पाइलोरी है तो वो किल हो वो हम दे सकते हैं। गेस्ट्राइटिस ट्रीटमेंट के लिए डाइट हम क्या यूज़ कर सकते हैं। गेस्ट्राइटिस ट्रीटमेंट बिगेंस विद प्रॉपर हेल्थी इंडिविजुअलाइज्ड डाइट। स्टार्ट हम किससे करेंगे, हम अच्छा सही जो उसका न्यूट्रिशन है वो ठीक करेंगे, और इसके साथ साथ वो तमाम गेस्ट्राइटिस के मेडिसिन को उसको देंगे जिसकी वजह से सिम्टम्स जो होती है वो कम हो जाती है और उसकी कंडीशन रिलीफ हो जाती है, वो हम एडमिनिस्टर करेंगे। होम रेमिडीज़ है कुछ गैस्ट्राइटिस के लिए। यहाँ पे कोकोनट वाटर है, पाइनएप्पल है, फीनल सीड्स है, रोज़मेरी है, और आर्टिचोक है, और गिंगर है। तो इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये होम रेमिडी है। किसी पे इनका असर होता है, किस पे नहीं होता है, लेकिन अच्छा है अगर इनको भी यूज़ किया जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक काफ़ी है। इसके बाद जो नर्सिंग डायग्नोसिस है गैस्ट्राइटिस के लिए, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और इसका जो जितना भी बचा हुआ हिस्सा है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।